सोचिए जरा, ये कितनी हैरात की बात है ना कि इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी एक बेहद पुराने और इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पर चलता है। चाहे वो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक वायरस हो, कोई विशाल पेड़ हो या फिर हम इंसान, हमारी हर एक डिटेल को एक मास्टर कोड डिजाइन और कंट्रोल करता है। इस मास्टर कोड को हम डीएनए कहते हैं। बेसिकली ये नेचर का वो ब्लूप्रिंट है जिसने अरबों सालों से इस प्लैनेट पर लाइफ को शेप किया है। अब इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक ह्यूमन फीमेल डिप्लॉयड जीनोम में करीब 6.37 गीगाबेस पेयर्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल के डीएनए को पूरा खोलकर एक सीधी लाइन में फैला देना, तो वो 2 मीटर से भी लंबा होगा। एक ऐसी सेल जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके सेंटर में इतना सारा डेटा बिल्कुल टाइटली पैक होता है ना कमाल की बात? तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल्स में चलते हैं। आज हम द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, हीलिक्स की आर्किटेक्चर, इस बायोलॉजिकल कोड के एग्जीक्यूशन, डीएनए से जुड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इस अमेजिंग सीक्रेट की डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी जेनेटिक्स का हार्डवेयर। आखिर बेसिक केमिकल लेवल पर ये कोड है क्या? डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, असल में एक पॉलिमर है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो फाउंडेशनल मॉलिक्यूल है जो सभी ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस के डेवलपमेंट, फंक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। आप इसे नेचर की वो हार्ड ड्राइव समझ सकते हैं जिसमें किसी भी लिविंग थिंग को बनाने और चलाने का सारा डेटा सेव रहता है। यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आता है। हमारे पूरे ह्यूमन जीनोम का 10% से भी कम हिस्सा एक्चुअली कोई क्लियर फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है। बाकी का लगभग 90% क्या है, उसे ब्रॉडली प्रोबेबल जंक डीएनए कहा जाता है। हालांकि साइंस आज भी फिगर आउट कर रही है कि नेचर ने इतने विशाल नॉन कोडिंग हिस्से को रखा क्यों है और इसका असल काम क्या है। अब आते हैं पार्ट 2 पर, आर्किटेक्चर ऑफ द हीलिक्स। देखते हैं कि वो फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है जो इस अमेजिंग कोड को स्टोर करता है। डीएनए की पूरी भाषा सिर्फ 4 केमिकल लेटर्स या न्यूक्लियोबेसिस से बनी है, जिन्हें उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं प्यूरीन्स, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, ये डबल रिंग्ड होते हैं। और दूसरे हैं पिरिमिडीन्स, जिसमें साइटोसिन और थाइमीन शामिल हैं, और ये सिंगल रिंग्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये केमिकल लेटर्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग कहते हैं। रूल बिल्कुल सेट है। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ, एकदम परफेक्ट लॉक इन की तरह। और इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर इंफॉर्मेशन सेफली कॉपी हो पाती है। अगर हम डीएनए को उसके क्लोज कजिन आरएनए से कंपेयर करें तो हमें कुछ क्लियर डिफरेंसेस दिखते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, थाइमीन बेस और एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। वहीं आरएनए में राइबोज शुगर होता है, थाइमीन के जगह यूरेसिल होता है और ये नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डिज़ाइन है ना, यही इसको लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करने के लिए सबसे परफेक्ट और स्टेबल मीडियम बनाता है। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्विस्ट होकर एक हेलिक्स बनाते हैं, तो उनके बीच अनइक्वल स्पेसेस बन जाते हैं, जिन्हें हम ग्रूव्स कहते हैं। एक होता है 2.2 नैनोमीटर्स चौड़ा मेजर ग्रूव और एक पतला माइनर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव काफी क्रूशल है क्योंकि इसकी चौड़ाई की वजह से ही स्पेशल प्रोटीन्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अंदर जाकर डीएनए के लेटर्स को फिजिकल लेवल पर रीड कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, एग्जीक्यूटिंग द बायोलॉजिकल कोड। कैसे हमारी सेल की माइक्रोस्कोपिक मशीन्स इस डेटा को जिंदा फंक्शंस में बदलती हैं। सेल डिवाइड होने से ठीक पहले डीएनए को अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है। ये पूरा प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले हेलिकेज नाम का एंजाइम एक मोटर की तरह डबल हेलिक्स को अनजिप करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज नए लेटर्स जोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बिल्ड करता है और आखिर में डीएनए लाइगेज सारे छोटे सेगमेंट्स को ग्लू की तरह जोड़कर एक कंप्लीट और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड तैयार कर देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सीक्वेंस से प्रोटीन कैसे बनता है। डीएनए को 3-3 लेटर्स के छोटे वर्ड्स में पढ़ा जाता है, जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं। इन 4 बेसिस से टोटल 64 पॉसिबल कोडॉन्स बन सकते हैं और ये कोडॉन्स डीकोड होकर
20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को बनाते हैं, जो आगे चलकर लाइफ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। अब सोचिए, इतने लंबे डीएनए स्ट्रैंड को लगातार खोलने और कॉपी करने में कितनी टेंशन और ऐंठन यानी सुपरकॉइलिंग पैदा हो सकती है। नेचर के पास इसका भी एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है, टोपोआइसोमरेजेज नाम के एंजाइम्स के रूप में। ये एंजाइम्स एफिशिएंटली डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करते हैं, टेंशन रिलीज करते हैं और टेंशन खत्म होते ही स्ट्रैंड्स को वापस सील कर देते हैं ताकि पूरा कॉपिंग प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। आते हैं पार्ट 4 पर, टेक्नोलॉजी एंड डीएनए मैनिपुलेशन। यहाँ हम देखेंगे कि इंसानों ने इस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि एडिट करना कैसे सीख लिया है। आज के दौर में मॉडर्न साइंस लगभग पूरी तरह से डीएनए के इर्द गिर्द घूम रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मेडिसिन्स बन रही हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग से क्राइम सॉल्व हो रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें इतने मैसिव जीनोमिक डेटा को एनालाइज करने में मदद कर रहा है, यहाँ तक कि डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी से हम नैनो स्केल पर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये वाकई किसी साइफाई मूवी से कम नहीं लगता। टेक्नोलॉजी का एक बेहद पावरफुल एग्जाम्पल है डीएनए प्रोफाइलिंग। 1984 में सर एलेक जेफरीज ने इसे डेवलप किया था और इस एक डिस्कवरी ने फोरेंसिक साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचकर देखिए, आज क्राइम सीन से मिले एक बाल या थूक के छोटे से सैंपल से ही किसी भी इंसान की एग्जैक्ट पहचान की जा सकती है। जस्टिस सिस्टम के लिए ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। और अब हमारे आखिरी हिस्से पार्ट 5 पर चलते हैं, डिस्कवरिंग द सीक्रेट। ये जानना अपने आप में बहुत मजेदार है कि साइंस ने इस राज से पर्दा कैसे उठाया। इस टाइमलाइन को देखिए। स्टोरी स्टार्ट होती है 1869 में, जब फ्रेडरिक मीशर ने पहली बार पुरानी पत्तियों से न्यूक्लियन को आइसोलेट किया। फिर 1943 में एवरी मैक्लियोड मैकार्थी एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसका सबको इंतजार था। और फिर 1952 में आई रोज़लिंड फ्रैंकलिन की मशहूर फोटो 51, जिसके ठीक बाद 1953 में वॉटसन और क्रिक ने अपना फेमस डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया। इस पूरी डिस्कवरी में रोज़लिंड फ्रैंकलिन के क्रूशियल रोल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रैक्टिकली इस स्ट्रक्चर की चाबी था। उन्होंने ही बताया था कि डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप्स बाहर की तरफ होते हैं। बिना इस वाइटल इन्फॉर्मेशन के वॉटसन और क्रिक के लिए डीएनए का करेक्ट मॉडल बनाना लगभग नामुमकिन ही था। और इस ब्रिलियंट डिस्कवरी के टाइम पर उनका ये कोट सुनिए। 1953 में अपने पेपर में वॉटसन और क्रिक ने लिखा था, "It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material." ये बेसिकली एक बहुत ही पोलाइट तरीका था ये बताने का कि हमें समझ आ गया है कि लाइफ कॉपी कैसे होती है। ये साइंस की हिस्ट्री का सबसे फेमस और अंडरस्टेटेड सेंटेंस माना जाता है। इस अनबिलीवेबल मॉलिक्यूल को इतने पास से देखने के बाद फ्यूचर को लेकर एक बहुत फैसिनेटिंग सवाल उठता है। देखिए, डीएनए की डेटा स्टोर करने की डेंसिटी हमारे आज के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर्स से भी लाखों गुना ज़्यादा है। तो क्या इसकी ह्यूज डेंसिटी और ड्यूरेबिलिटी इसे आने वाले कल का अल्टीमेट डिजिटल स्टोरेज डिवाइस बना सकती है? क्या पता, कुछ साल बाद हमारे सारे फोटोज, वीडियोज और डेटा किसी सर्वर के बजाय लैब में बने डीएनए में स्टोर हो रहे हों। जरा सोचिए इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए।